सुलोचना के अनुसार इन अजीब राक्षसी जीवों के पास दिव्यनाग जाति की विकृत रक्त रेखा मौजूद थी, इसीलिए वो भी इन जीवों की उत्पत्ति का सटीक अंदाजा लगाने में असमर्थ थी। इस बात से नील भी गहरी सोच में पड़ गया। किंतु उसी समय छत पर खड़े नील ने एक काले राक्षसी जीव का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अगले ही पल उस काले राक्षसी जीव की पीठ पर दो छोटे पंख दिखाई देने लगे, जिन्हें फड़फड़ाते हुए वो नील की ओर बढ़ने लगा। इसी के साथ उसने अपना मुंह खोला और एक काली लहर ने नील पर हमला किया। ये देखकर नील की सुनहरी आंखें चमक उठी। अचानक उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और उस काली लहर से बचता हुआ वो सीधे काले राक्षसी जीव के पीछे दिखाई दिया। फिर उसने एक जोरदार मुक्के से काले राक्षसी जीव की पीठ पर वार कर दिया। नील के मुक्के ने उस राक्षसी जीव के शरीर को सीधे ऊपर की ओर उड़ा दिया। ब्रह्मांड मंडल योद्धा की शारीरिक शक्ति बहुत भयानक थी। ये शायद नील के 4000 सर्पशल्कों की शक्ति के बराबर थी। इस प्रहार से वो 1000 गज ऊपर आकाश में उड़ गया और फिर जमीन की तरफ गिरने लगा। कुछ ही पलों में वो राक्षसी जीव जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर नील ने भौं सिकोड़ी और उस राक्षसी जीव को घूर कर देखा। तार्किक रूप से कहें तो उसके मुक्के के हमले से उस जीव को सीधे चकनाचूर हो जाना चाहिए था, लेकिन न केवल वो सुरक्षित रहा बल्कि जमीन पर गिरने के बाद वो तुरंत कुंडली मारकर हमले की मुद्रा में आ गया, जैसे कि उसे कोई चोट ही न लगी हो। तभी नील ने हैरान होकर कहा, यह कैसे संभव है? भले ही नील के पास एक आकाश हथियार शरीर था, फिर भी अगर सुलोचना अपने भौतिक शरीर से उस पर वार करे तो वो थोड़ी देर तक उठने में सक्षम नहीं हो पाएगा। जहां तक सूर्यमंडल के विशेषज्ञों की बात है तो शायद इस प्रहार से प्रभावित होने के लिए वो बुरी तरह घायल हो चुके होते, किंतु ये अजीब राक्षसी जीव तो मार खाकर भी स्वस्थ लग रहा था। तभी नील ने देखा कि 7 या 8 काले राक्षसी जीव सीधे उसकी ओर ही आ रहे हैं, जिसके बाद उसकी आकृति अचानक आगे की ओर उड़ गई। इस समय नील दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा शांत था। आखिरकार वो एक जीवित शरीर में था और वो भी एक ब्रह्मांड मंडल का शरीर, जबकि बाकी लोगों ने केवल उन लाशों पर कब्जा किया था जो कई सालों से मृत थी, जिस वजह से वो उड़ नहीं सकते थे। इसलिए वो सभी जमीन पर बेतहाशा दौड़ रहे थे। वहीं लगातार फुफकारों की आवाजों के बीच आसपास के मकान गिरते जा रहे थे। इसके अलावा समय समय पर दर्द भरी चीखें भी सुनाई दे रही थी। शायद उन काले राक्षसी जीवों की वजह से कई लोग मारे गए थे। अचानक नील को युवराज शाश्वत की आवाज सुनाई दी, मदद करो। इस समय वो 2 काले राक्षसी जीवों से घिरा हुआ था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे बेटे से दूर हटो नीच। उसी समय पवन सम्राट ने दहाड़ लगाई और उनके हाथों से 2 सुनहरी कुल्हाड़ियां निकलकर दोनों राक्षसी जीवों की तरफ बढ़ गई। उन्होंने सर्वज्ञनाथ के शरीर पर कब्जा कर रखा था, जिसकी ताकत पहले से ही बेहद भयानक थी। इसलिए जब पवन सम्राट ने गुस्से के साथ दोनों सुनहरी कुल्हाड़ियां फेंकी तो उनसे निकलने वाली शक्ति पहाड़ों को भी चीरने में सक्षम लग रही थी। वो कुल्हाड़ियां बहुत तेज थी। इस वजह से दोनों राक्षसी जीवों के पास बचने का कोई मौका नहीं था और वो सीधे उन कुल्हाड़ियों से टकरा गए। उस हमले की भयानक शक्ति के कारण दोनों राक्षसी जीव पास की एक इमारत से जा टकराए और अगले ही पल दोनों कुल्हाड़ियों के प्रभाव से इमारत जोरदार धमाके के साथ ढह गई। चलो चले। इतना कहकर पवन सम्राट युवराज शाश्वत को उठाकर पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद कुल्हाड़ियों से चोट खाए दोनों राक्षसी जीव इमारत के मलबे से रेंगकर बाहर निकल आए। सच कहें तो उन जीवों को गति या ताकत के मामले में कोई लाभ नहीं था, लेकिन उनके भौतिक शरीर भयानक रूप से मजबूत थे। यहां तक कि एक वास्तविक युवा दिव्यनाग के पास भी इतना मजबूत शरीर नहीं होगा। इस वजह से वो समूह उन राक्षसी जीवों के खिलाफ पूरी तरह से असहाय था। ऐसे में वो केवल उनसे दूर भाग सकते थे। सभी सूर्यमंडल विशेषज्ञ काले राक्षसी जीवों के हमलों से बचते हुए नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र की उस जगह से दूर भाग गए। सौभाग्य से उन जीवों की गति तेज नहीं थी, इसलिए सभी योद्धाओं को बचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जल्द ही उनके समूह ने नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र का आधा हिस्सा पार कर लिया। अंत में वो लोग उस क्षेत्र के केंद्र में पहुंच गए जहां एक सुंदर सरोवर मौजूद था। इस समय सभी के चेहरे चिंता से भरे हुए थे। यहां इतनी बार प्रवेश करने के बाद पवन सम्राट अच्छी तरह से जानते थे कि सुरक्षित स्थान कहां है और खतरा कहां। इससे पहले नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र के मुख्य नगर में कोई जीवित प्राणी मौजूद नहीं था, लेकिन इस बार ये राक्षसी जीव रहस्यमयी तरीके से प्रकट हो गए थे। ये निश्चित रूप से कोई अच्छा संकेत नहीं था। वहीं इस समय राजकुमारी श्रुतिका शिलोंग सरोवर के किनारे खड़ी थी और उसका चेहरा अभी भी पीला था।
पवन सम्राट अपनी बेटी को इस तरह देखना बर्दाश्त नहीं कर सके और उसे दिलासा देते हुए बोले, श्रुतिका, हालांकि ये काले राक्षसी जीव शक्तिशाली है, लेकिन ये इतने डरावने नहीं है। उसी समय नील भी करीब आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक काला राक्षसी जीव था जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। इस समय सभी लोग उस राक्षसी जीव को सतर्कता से देख रहे थे, लेकिन नील ने पहले ही उस राक्षसी जीव का मुंह बंद कर दिया था, इसलिए अब वो कोई बड़ा खतरा नहीं था। तभी पवन सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, पार्थ ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उनकी बात सुनकर राजकुमारी श्रुतिका ने नील को हैरानी से देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं जिस चीज से डरती हूं वो ये नहीं है। ये सुनकर नील ने राजकुमारी श्रुतिका की ओर देखा और कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि राजकुमारी श्रुतिका इस चीज से नहीं डरती। ये काला राक्षसी जीव सिर्फ एक छोटा जानवर है। उसकी बात सुनकर एक सूर्यमंडल योद्धा ने सिर हिलाते हुए गंभीर भाव से कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि वो जीव दिव्यनाग जैसा दिखता था, लेकिन वो दिव्यनाग नहीं था। किंतु सोचने वाली बात यह थी कि जब वो छोटा जानवर ही इतना डरावना था, तो बड़ा होने के बाद वो कितना भयानक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो राक्षसी जीव एक युवा जानवर था। ऐसे में उसकी मां भी जरूर होगी जिसने उसे जन्म दिया था। तो क्या उसकी मां भी नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में ही थी? अधिकांश सूर्यमंडल योद्धा इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनकी मां कितनी भयानक होगी जिसने उन काले राक्षसी जीवों को जन्म दिया था, और क्या वो लोग उसके खिलाफ लड़ सकते हैं? ये सोचकर सभी लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तभी भाग्य सम्राट ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, क्यों ना इस साल नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र की यात्रा यहीं रोक दी जाए। भविष्य में हमें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। वास्तव में भाग्य सम्राट ये कहना चाहते थे कि अब नील की वजह से आरोहण मार्ग का खुलना तय था, जिसके बाद हर कोई जल्द या बाद में पितृलोक जा सकेगा। ऐसे में उन लोगों को नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में अपने जीवन को जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तभी एक सूर्यमंडल योद्धा ने गंभीर भाव से पूछा, लेकिन अगर पर्यवेक्षक ने पूछा तो हम क्या उत्तर देंगे? इस पर एक अन्य सूर्यमंडल योद्धा ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो पर्यवेक्षक खुद नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश क्यों नहीं करते? आखिर उनकी ताकत हमसे ज्यादा है। वो सिर्फ हमें मूर्ख बनाने के लिए पितृलोक से कुछ कचरा मंगा लेते हैं ताकि हम उनके लिए काम करते रहें। हालांकि चारों दैवीय साम्राज्यों ने गुप्त समुदाय की बात सुनी थी, लेकिन उनमें समर्पण का भाव नहीं था। आखिर हर किसी को अपने भविष्य की योजना खुद बनानी थी। वो लोग पहले ही सूर्यमंडल में पहुंच गए थे। ऐसे में जब नील की खबर पितृलोक में पहुंचा दी गई तो बस उन्हें आरोहण मार्ग की मरम्मत होने का इंतजार करना था। ऐसे में उन लोगों को पैतृक दिव्यनाग अंडे को प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखकर कि सभी का रवैया एक जैसा था, पवन सम्राट भावुक हो गए। फिर एक पल सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो जब पर्यवेक्षक पूछेंगे तो हम सब कह देंगे कि नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में कुछ हुआ है जिस वजह से हम असफल हो गए और हमें वापस लौटना पड़ा। जैसे ही पवन सम्राट ने बोलना समाप्त किया, बाकी सूर्यमंडल विशेषज्ञ भी उनसे सहमत हो गए। हो सकता है कि उन्हें नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में कुछ अवसर और लाभ मिल जाएं, लेकिन ये उनके अपने जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जैसे ही सभी लोग पीछे हटने वाले थे, तभी उन्हें अचानक जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वो कंपन जमीन के नीचे से आ रहा था, मानो कोई विशालकाय जानवर जमीन पर दस्तक दे रहा हो। ये कैसी आवाज है? ये कहते हुए पेरियार सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। वो हमेशा से ही एक सतर्क व्यक्ति रहा था, लेकिन अब उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अचानक धरती तेजी से कांपने लगी, मानो वहां कोई बड़ा भूकंप आ गया हो, जिस वजह से नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र की सभी इमारतें हिलने और डहने लगी। तभी सम्राट विशेश्वर चोल पीछे भागने के लिए मुड़े और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, चलो चले, वो चाहे जो भी हो, लेकिन वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस समय सभी को थोड़ा अफसोस हो रहा था। जब वो लोग नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे तो कठपुतली तीरंदाज का सामना होने पर ही उन्हें पीछे हट जाना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग इतने सालों से नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में आ रहे थे। हालांकि अब तक उन्हें पैतृक दिव्यनाग अंडा नहीं मिला था,
लेकिन पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। इसी वजह से इस बार वो सभी सन्न हो गए थे। अगर वो अब भी यहाँ पर रुकते हैं तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसके साथ ही सभी सूर्यमंडल विशेषज्ञ प्रकाश की किरणों में बदल गए और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस भागने लगे। जहां तक रास्ते में मौजूद काले राक्षसी जीवों की बात है तो उन्हें अब उनकी परवाह नहीं थी। वही नील उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसका भी वही लक्ष्य था जो इन सूर्यमंडल विशेषज्ञों का था। वो सभी पैतृक दिव्यनाग अंडे के लिए यहां आए थे, लेकिन एक बुनियादी अंतर था कि नील नागराज पद्मनाभ की वजह से पैतृक दिव्यनाग अंडा प्राप्त करना चाहता था, जबकि दूसरे लोग इसे पितृलोक में जाने की कुंजी समझ रहे थे। अब जब सभी सूर्यमंडल विशेषज्ञ अचानक पीछे हट रहे थे तो यह थोड़ी परेशानी वाली बात थी। लेकिन उसी समय उनके सामने एक इमारत में अचानक तलवार की काली रोशनी दिखाई दी। तलवार की काली रोशनी इतनी तेज गति से फैली कि उन्हें संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल सबसे आगे चल रहे सूर्यमंडल विशेषज्ञ की लाश को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। फिर उस सूर्यमंडल विशेषज्ञ की आत्मा उस लाश से निकलकर किनारे की ओर बह गई। ये देखकर उसके पीछे खड़े सूर्यमंडल योद्धा डर से उछल पड़े और तलवार की काली रोशनी से बचने के लिए जमीन पर लुढ़क गए। लेकिन उनमें से किसी के भी चेहरे का भाव अच्छा नहीं लग रहा था। तभी पवन सम्राट ने उस तलवार की रोशनी में आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति महसूस की और तुरंत बोले, कौन है? आखिर ये कौन है? स्पष्ट रूप से उन पर हमला करने वाला कोई राक्षसी जानवर या कठपुतली नहीं था। तो क्या होगा आगे? आखिर ये नया दुश्मन है कौन? क्या वो उस भयानक जीव के साथ है जिसकी दस्तक जमीन के नीचे से महसूस हो रही थी? आखिर कैसे सामना कर पाएगा नील एक ऐसे दुश्मन का जो अपनी तलवार आभा से ही किसी सूर्यमंडल योद्धा के शरीर को 2 हिस्सों में काट सकता है? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा ओनली ऑन पॉकेट FM।